मेरे सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम लोग पत्राचार के बारे में पढ़ रहे थे और पत्राचार में हमने सरकारी पत्राचार को देखा था। सरकारी पत्राचार में विभिन्न पत्रों को हमने देख लिया था कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, साथ में उनका प्रयोग किस किस चीज़ों के लिए, किस किस क्षेत्रों के लिए होता है। तो ये जो सरकारी पत्राचार हैं, ये एकदम से नहीं होता, इसका एक प्रोसेस होता है। तो इन्हीं को आज हम जानेंगे कि जो सरकारी पत्राचार है, सरकार द्वारा जो पत्र लिखा जाता है, सरकार द्वारा पत्र लिखने का अर्थ यह है कि सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, यहाँ पर सरकार के नाम से या उन ऑफिस में जो अधिकारी लोगों के नाम से पत्र लिखा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको शॉर्ट में बता दिया था कि सरकारी पत्राचार की जो प्रक्रिया है वह दो प्रक्रियाओं से होकर पूर्ण होती है। पहला है जिसको हम कहते हैं टिप्पण, पहला टिप्पण कहलाता है और दूसरी प्रक्रिया कहलाती है प्रारूपण। तो आज इन्हीं को हम जानेंगे। इन दोनों के अंतर्गत आज हम टिप्पण का इसका हम लोग सभी चीज़ों को जानेंगे कि टिप्पण क्या होता है, टिप्पण कैसे किया जाता है, उसका जो प्रारूप है, इसका नमूना है, इसको भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो जो सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया है वह इतनी आसान नहीं है जितना हमें कोई पत्र आता है और हम उस पत्र का उत्तर दे देते हैं। इसका जो प्रक्रिया है वह सरकारी रीति के अनुसार होता है। तो जो भी कोई पत्र आता है, उस पत्र को पहले तो कोई लिपिक प्राप्त करता है, उस पत्र को नोट करता है और अपने ऊपर के अधिकारियों को भेजता है। अगर पत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह मंत्री तक जाता है वह जो पत्र है, और उस पर अपने अपने सुझाव जो अधिकारी होते हैं वे देते हैं, साथ में मंत्री भी देते हैं। तो उन सभी सुझावों को साथ में लेकर उस पत्र का उत्तर दिया जाता है। तो जो सुझाव होते हैं, जो मुख्य टिप्पणी होती है, इसी को ही टिप्पण कहते हैं, जो सभी अधिकारी के पास गुजरता है जब पत्र, तो वो लोग देते हैं उस पत्र के बारे में। और उस जब टिप्पण पूरा हो जाता है, विचार पूरा हो जाता है उस पत्र के बारे में, तो पत्र का उत्तर देने के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है, जो पत्र लिखा जाता है पत्र के उत्तर देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रारूपण। तो आज हम टिप्पण को जानेंगे। तो सरकारी पत्राचार की जो प्रक्रिया है, इसमें किसी भी कार्यालय में, चाहे वह कोई भी जो है, जैसे स्कूल का जो कार्यालय हो गया, कॉलेज का हो गया, या किसी अन्य दफ्तर का, ठीक है, तो कोई भी जो कार्यालय है उसमें कोई पत्र आता है कार्यालय में, तो कार्यालयीय भाषा में उस आए हुए पत्र को हम आवती कहते हैं। और जैसे ही कोई पत्र मंत्रालय या कार्यालय में पहुंचता है तो उसे आवती रजिस्टर में दर्ज करके इससे संबद्ध अनुभाग की जो डायरी करता है, इसके पास भेज दिया जाता है। डायरी लिपिक हर आवती को डायरी करके, अर्थात डायरी में दर्ज करके अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। तो उस पत्र जो आता है उसको आवती को वह अपनी आवती रजिस्टर में दर्ज करता है, कौन? डायरी लिपिक, और इसको अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत कर देता है। अनुभाग अधिकारी उस पर संबद्ध सहायक का नाम लिखता है और उसे सौंप देता है, अर्थात वो जो पत्र है जिस विभाग से संबंधित होता है उस विभाग में काम करने वाले सहायक को सौंप देता है। और महत्वपूर्ण पत्र जानकारी और आवश्यक निर्देश के लिए डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी या उससे भी ऊपर अधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर कोई पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वह लिपिक के पास नहीं जाता, वह सीधा डाक स्तर पर ही शाखा अधिकारी के पास पहुंचता है और उससे भी ऊपर के अधिकारी को महत्वपूर्ण पत्र होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, और जहां उन पर संबंधित सहायक कार्यवाही करता है। शाखा अधिकारी या अन्य उच्च अधिकारी यदि किसी आवती पर
अनुभाग की सहायता के बगैर कोई कार्यवाही करना चाहते हैं तो उस आवती को अपने पास रख लेते हैं, अन्यथा आवतियों पर आद्याक्षर करके और आवश्यक निर्देश देकर वापस अनुविभाग अधिकारी के पास भेज देते हैं। तो इस तरह से सरकारी पत्राचार प्रक्रिया के दो चरण होते हैं, एक है टिप्पण, दूसरा है प्रारूपण। अब हम टिप्पण को जानेंगे कि टिप्पण क्या होता है। तो कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर जो कार्यवाही का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके अंतिम रूप से निपटारे तक यह जो सिलसिला है वह चलता है, और यही कार्यवाही टिप्पण कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के हर चरण में अर्थात टिप्पण के हर चरण में सुझाव दिए जाते हैं, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं, ये सभी जो होती है वो क्या कहलाती है? टिप्पणी कहलाती है। तो जब कोई पत्र किसी लिपिक से होकर किसी बड़े अधिकारी या मंत्री लेवल तक जब पहुंचता है तो उस पत्रों में सुझाव, संकेत, निर्देश, ये सभी तथ्य दर्ज किए जाते हैं, सूचनाएं दी जाती है। तो यही क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाती है। बिना टिप्पणी कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा संभव नहीं है। जैसे हमें कोई पत्र प्राप्त होता है तो हम उस पर ज़्यादा कार्यवाही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पर्सनल जो पत्र आते हैं उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने विचार उसको वापस लिख कर भेज देते हैं। लेकिन सरकारी जो कार्यालय है उस पर कोई पत्र आता है तो उसको ऐसे ही नहीं भेजा जा सकता, तो इसका निपटारा जल्दी ही नहीं होता। आवती मिलने के बाद संबंधित सहायक उसे संगत मिसिल या फाइल पर अपनी टिप्पणी के साथ अनुविभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि उस विषय पर कोई फाइल पहले से मौजूद न हो, यानी पत्र पहली बार आया हो कार्यालय में, तो नई फाइल खोली जाती है, और अगर कोई पत्र पहले आ गया हो तो उससे संबंधित फाइल में उस पत्र की संख्या को नोट कर लेता है। आवती या जो पत्र आया होता है उसके विषय में पहली टिप्पणी संबंधित सहायक की होती है। तो पहली टिप्पणी करने का अधिकार संबंधित सहायक का होता है, और वह जो है वह पत्र का सारांश देते हुए बताता है कि उसमें दिए गए तथ्य सही हैं या नहीं। अर्थात जो पत्र आया है उसमें कोई तथ्य दिया गया है वो सही है कि नहीं, इस चीज़ को वह बताता है। और यदि कोई बात गलत है तो उसका भी उल्लेख कर दिया जाता है कि इस पत्र में यह चीज़ गलत लिखा गया है। उस मामले में यदि पहले कोई पत्र व्यवहार हो चुका हो तो उसका सार भी वह टिप्पणी में देता है। इसके बाद वह कानूनों के और नियमों के अनुसार नीतियों और पूर्व निर्णयों का उल्लेख करता है उस पत्र के संबंध में, कि कानूनी नियम क्या है, इनकी नीति निर्धारण क्या है, इसके बारे में वह उल्लेख करता है, और जिनके अनुसार आवती पर निर्णय लेना उचित होता है। तो अगर कानूनों की दृष्टि से, नियमों और नीतियों की दृष्टि से वह पत्र सही हो तो उस पर निर्णय लिया जाता है, और गलत है तो भी उस पर निर्णय लिया जाता है। अंत में उस विषय में जिन मुद्दों पर निर्णय अपेक्षित हो उनकी चर्चा होती है, और यदि हो सके तो निर्णय की दिशा का भी संकेत जो है वह दे देता है। तो सबसे पहले जो संबंधित सहायक है इन सभी चीज़ों को, निर्देश जो होता है नियमों कानूनों की दृष्टि से, इस पर वह टिप्पणी करता है, और अपनी टिप्पणी को वह क्या है आगे जो बड़ा अधिकारी होता है इसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो अनुभाग अधिकारी के समक्ष यह प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो सहायक होता है वह बाईं ओर हस्ताक्षर करता है, वे टिप्पणी करके बाईं ओर हस्ताक्षर करता है, और फाइल जो है वह अनुभाग अधिकारी के पास प्रस्तुत कर देता है। किसी प्रश्न पर निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद लिया जा सकता है, किंतु हम देखते हैं कि टिप्पणी एक स्थायी रिकॉर्ड होता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो इसमें मौखिक चर्चा करके ही निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि चर्चा करके उस पर बाकायदा लिखा जाता है, क्योंकि
साक्ष्य के रूप में उस टिप्पणी को देखा जाता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर यह बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया था और किन परिस्थितियों में तथा किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया था। इस कारण टिप्पण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से हमने टिप्पण के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या उद्देश्य है जिसके कारण टिप्पण किया जाता है, क्यों इसको ऐसे ही बातचीत करके विचार करके सुलझाया नहीं जा सकता, क्यों इसको बाकायदा लिखा जाता है टिप्पणी को। तो इसका कुछ उद्देश्य है। तो इसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य यह है कि प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर अगर किसी विषय में पत्र आया है तो सभी तथ्यों और उनके पूर्व वृत्त के बारे में संबंधित अधिकारी को जानकारी दिया जाता है। यह एक उद्देश्य है। प्रस्तुत विषय में जो भी कार्यवाही संभव हो अथवा विकल्प संभव हो उनको स्पष्ट करना और ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला देना, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य यह है टिप्पणी का कि यह संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभिष्ट होगा। यह भी जो अधिकारी रहता है वह अपने से बड़े अधिकारी को नियमों के अनुसार सलाह देता है। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना जिससे कि संबद्ध अधिकारी सारी बातों को, उसमें निहित समस्याओं को पूरी तरह समझ कर सके। तो इस तरह से टिप्पणी किया जाता है इसी 3 उद्देश्य को करने के लिए। तो इस तरह की टिप्पणी में संबद्ध विषयों की पिछली जानकारी भी होती है और आगे समाधान के लिए सुझाव भी होता है। इस समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होती है। तो टिप्पण के माध्यम से कोई भी अधिकारी है वह नियम कानूनों से अवगत होता है। पत्र जिस विषय में लिखा गया है उस विषय की सारी बारीकियों को टिप्पण के माध्यम से समझने में उसे बहुत ही आसानी होती है। इस कारण टिप्पण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब अगर टिप्पणी लिख रहे हैं, किसी कार्यालय में टिप्पणी लिखा जा रहा है, तो टिप्पण लेखन के समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी विषय पर निर्णय में हम टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो टिप्पण लिखते समय हमें महत्वपूर्ण बात पर ध्यान रखनी चाहिए। वह क्या बात है? पहला है स्वतः पूर्णता। तो टिप्पणी लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत पत्र में जो स्थिति सामने रखी गई हो या कोई पत्र जो आया है उसमें जो भी प्रश्न उठाया गया हो उसका समाधान आवश्यक है। अतः उसे अपनी टिप्पणी में समाधान सुझाना चाहिए, अन्यथा टिप्पणी का कोई फायदा नहीं होगा और यह समाधान अपने आप में पूरा होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे स्वतः पूर्णता। मतलब अगर कोई पत्र लिखा गया है किसी विषय में, उस पर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर टिप्पणी में अवश्य लिखा जाना चाहिए और पूरे नियम कानूनों को देखते हुए उसका समाधान लिखना चाहिए और यह जो समाधान है वो अपने आप में पूरा होना चाहिए। इसी को हम स्वतः पूर्णता कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टिप्पण करते समय संक्षिप्तता होनी चाहिए। टिप्पणी में बात को संक्षेप में और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी के पास बहुत विस्तृत टिप्पणी पढ़ने का समय नहीं होता है। इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचते हुए तार्किक ढंग से बात करनी चाहिए। तार्किक विचार क्रम। तो पूरी टिप्पणी में विचार के स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए। हम जो विचार देते हैं टिप्पणी में वह क्रमबद्ध विचार होना चाहिए, अलग थलग नहीं होना चाहिए। यानी पिछला संदर्भ, प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा और भावी कार्यवाही का सुझाव, ये सभी तर्क संगत क्रम में होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं स्पष्टता। तो टिप्पणी की जो भाषा है, टिप्पणी में हम करते हैं तो उसकी भाषा है वह स्पष्ट, सरल और संयत होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की भ्रांति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और न ही अर्थ की कोई दुविधा होनी चाहिए। मतलब हमें एकार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
जिससे किसी भी प्रकार की दुविधा न हो। इसके बाद हम देखते हैं तटस्थता। तो टिप्पणी से किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिगत आक्षेप न होते हुए अर्थात किसी भी तरह का झुकाव न होते हुए यहाँ पे टिप्पणी लिखते समय तटस्थता बरतनी चाहिए। किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इससे लगेगा कि टिप्पणी लिखने वाले व्यक्ति अपना स्वार्थ नहीं है। तो अनावश्यक अतिरिक्त बल अगर हम नहीं देंगे तो हमारा जो टिप्पण है वह बहुत ही स्वतंत्र रहेगा और वो जो व्यक्ति जो टिप्पण कर रहा है उसका कोई स्वार्थ नहीं है ऐसा हमें लगेगा। उसमें निष्पक्ष भाव से सभी तथ्यों और दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देने चाहिए। और जो लास्ट मुख्य बात है इसको देखते हैं। तो टिप्पणी में उत्तम पुरुष यानी मैं या मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है टिप्पणी लेखन के समय, क्योंकि टिप्पणी व्यक्तिगत न होकर वस्तुनिष्ठ होता है। इस कारण इसमें मैं या मैंने इन जो शब्द हैं इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझ लिया कि टिप्पणी क्या होती है, टिप्पणी लेखन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं टिप्पणी लेखन की पद्धति। तो टिप्पणी लेखन की पद्धति को देखते हैं कि किस तरह से टिप्पणी लिखा जाता है। तो जब कोई आवती या कोई पत्र प्राप्त होता है तो सहायक उसे फाइल करके अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करता है। इस तरह से आप जानते हैं कि टिप्पणी फाइल पर लिखी जाती है। तो आइए अब फाइल पद्धति को समझ लें, जिससे टिप्पणी लेखन के बारे में अच्छी तरह से जानने में हमें सुविधा हो। तो जो फाइल होता है, कोई पत्र आता है तो उससे संबंधित जो फाइल बनाया जाता है उसमें दो भाग होते हैं। फाइल के दो भाग होते हैं, पहला टिप्पणी भाग और दूसरा है पत्राचार भाग। तो टिप्पणी भाग और पत्राचार भाग दो प्रकार के भाग होते हैं किसी फाइल में। पत्राचार भाग में टिप्पणी भाग तो समझ लिया टिप्पणी कैसे करते हैं। अब पत्राचार भाग में देखते हैं कि जो आवतियाँ तथा उनसे संबंधित पत्र व्यवहार की कार्यालय में प्रतियाँ रखी जाती है, और टिप्पणी भाग में विचाराधीन कागज पत्रों के साथ संबंध में लिखी गई टिप्पणियाँ होती है। तो पत्राचार भाग में जो संबंधित पत्र व्यवहार होता है उसकी प्रति यहाँ पे रख दी जाती है, उसका फोटोकॉपी करके, और इसमें टिप्पणी भाग में उस पर टिप्पणियाँ होती है, उस पत्र के संबंध में टिप्पणियाँ होती है। तो इस तरह से फाइल के दो भाग होते हैं। टिप्पणी लिखने के लिए एक खास तरह के कागज का इस्तेमाल होता है जिसे नोट शीट कहा जाता है। तो नोट शीट में लिखते हैं टिप्पणी को, और नोट शीट में बाईं ओर हाशिया होता है। अब देखिए ध्यान से कि टिप्पणी कैसे लिखा जाता है। सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम होता है जिस कार्यालय से टिप्पणी लिखा जा रहा है, तथा अनुभाग का नाम लिखा होता है जिसमें टिप्पणी लिखी जा रही है। फिर पावती का क्रमांक, तारीख आदि का उल्लेख कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिप्पणी के नमूने में यहाँ पे कार्यालय का नाम लिख दिया गया है, हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, और इसमें आवती का जो क्रमांक है वह लिख दिया गया है, साथ में पृष्ठ ये सभी लिख दिया गया है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। फिर विषय को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो टिप्पणी लिखा जाता है उसको क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, और टिप्पणी लेखन की सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी लिखा जाता है। तो प्रस्तुत करने के टिप्पणी को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने के 5 चरण होते हैं, और ये चरण क्या क्या है। आवती का विषय, पहले जो पत्र आता है उसका विषय क्या था इस चीज़ को डाला जाता है, और किस कारण से यह पत्र आया और इस पत्र में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस कारण से पूछा गया, इस कारण को डाला जाता है। साथ में उन उचित नियमों को डाला जाता है कि यह इस नियम के अंतर्गत ये जो सवाल पूछे गए हैं वो सही हैं कि नहीं।
इसके बाद चौथा चरण होता है कार्यालय में कार्य की स्थिति, कि इस स्तर के लिए यह जो पत्र आया है इसके लिए कार्यालय में कार्य की स्थिति क्या है, कार्य कितना हुआ है या अटका पड़ा है। और पांचवें में हम देखते हैं, पांचवें चरण में अपना सुझाव देता है जो टिप्पणी लिखता है। तो पहले पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सभी पैराग्राफ की संख्या यहाँ पे डाली जाती है, पहले पैराग्राफ की संख्या नहीं डाली जाती। टिप्पणी में दिए गए संदर्भों निर्देशों का क्रम वही होता है जो आवतियों का क्रम होता है। तो देखिए, जो पत्र में क्रमांक डाला जाता है, आवती में जो क्रमांक होता है वही हम टिप्पणी में क्रमांक डालते हैं, क्योंकि उस आवती को देखने के बाद हम टिप्पणी को देखते हैं और जो पॉइंट रहता है, आवतियों का जो क्रम रहता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रमांक में दिया जाता है। इसी कारण हम जो टिप्पणी करते हैं उसमें आवतियों का जो क्रमांक रहता है उसी क्रमांक में हम डालते हैं। टिप्पणी जब हम कर लेते हैं तो टिप्पणी के अंत में जो सहायक है वह बाईं ओर हस्ताक्षर करता है, तारीख सहित हस्ताक्षर करता है। जो सहायक होता है वह बाईं ओर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। और अधीक्षक जो होता है या अनुभाग अधिकारी होता है, वह जो कि राजपत्रित अधिकारी होता है, तो राजपत्रित अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं और अराजपत्रित अधिकारी बाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं। तो टिप्पणी लेखन में हम देखते हैं कि अगर छोटा अधिकारी होगा, अराजपत्रित अधिकारी होगा, तो टिप्पणी लिखकर वह बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा, और अगर बड़ा अधिकारी होगा तो टिप्पणी लिखकर वह दाईं ओर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद देखते हैं, फाइल जिस अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है उसका पद नाम लिखकर रेखांकित कर दिया जाता है और इसे मार्क करना कहा जाता है। तो फाइल को, जैसा कि आपने समझा कि नीचे अधिकारी से ऊपर की ओर जाता है, तो उसका पद नाम लिखकर रेखांकित कर देते हैं और इसे ही मार्क करना कहा जाता है। इस तरह से जो टिप्पणी तैयार हो जाती है, उस टिप्पणी को जब अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है तो अनुभाग अधिकारी उसे सावधानीपूर्वक पढ़ता है और यदि अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता है तो कोई सुझाव देना चाहता है तो उसे देकर शाखा अधिकारी के पास भेज देता है। अब जिन मामलों के निपटाने में अनुभाग अधिकारी स्वयं सक्षम होता है, उन्हें आगे न भेजकर स्वयं ही उस पर अपना निर्णय दे देता है। तो टिप्पण में हम देखते हैं कि अगर कोई अधिकारी, जैसे अनुभाग अधिकारी, उन मामलों को निपटाने के लिए सक्षम होता है तो वह उन जो टिप्पणी होती है उसको आगे नहीं भेजता, उसको वहीं पे निपटा देता है। और अगर उसे लगता है कि यह मेरी पहुंच और मेरी सीमा के अंतर्गत, मेरे पद के अंतर्गत नहीं आता, तो उसको आगे के अधिकारी को भेज देते हैं। शाखा अधिकारी स्तर पर यही प्रक्रिया होती है और आवती के विषय के महत्व के अनुसार फाइल उप सचिव, संयुक्त सचिव, उपमंत्री, मंत्री स्तर तक चली जाती है। तो जो आवती का जो विषय रहता है, इसके महत्व को देखते हुए जो फाइल है वह मंत्री स्तर तक भी जा सकता है। तो इस तरह कार्यालय में प्राप्त डाक अथवा अर्थात किसी भी पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही में एक निश्चित श्रेणी होती है। जैसे पहले टिप्पणी डायरीकार, फिर डायरीकार से सहायक अनुभाग के अंतर्गत जाता है, उसके बाद सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक के बाद अनुभाग अधिकारी, फिर उप सचिव, उप सचिव से संयुक्त सचिव और फिर मंत्री स्तर तक यह जो टिप्पण है वह चलता रहता है। किंतु यह हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जो भी मसले हैं, सभी मसले हैं, इसको केवल मंत्री स्तर तक ही इसका निपटान होता है। जो विषय है उसको देखकर निपटाया जाता है। विषय के महत्व के अनुसार यह मंत्री स्तर तक भी जा सकता है। विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने टिप्पणी लेखन को देख लिया। दोस्तों, यहाँ पे मैंने टिप्पणी का नमूना यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया है। एक टिप्पणी का नमूना है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं इस नमूने में क्या है। सबसे पहले संस्थान का यहाँ पे नाम लिख दिया गया है, विभाग का नाम लिख दिया गया है,
टिप्पणी में जो आवती रहती है उसकी क्रमांक संख्या और पत्राचार पृष्ठ की संख्या लिख दी गई है। अब यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से सभी को प्रस्तुत कर दिया गया है टिप्पणीकार ने, और आखिरी में जो सचिन मंझगांवकर नाम दिया है तो ये क्या है, हिंदी अधिकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिकारी है ये अपना नाम लिखता है, यहाँ पे डेट है और अनुभाग अधिकारी। तो इस तरह से टिप्पणी लेखन किया जाता है। टिप्पणी का जो नमूना है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टिप्पणियों के प्रकार। तो टिप्पणियों के जो प्रकार है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इससे आप क्या है, ये भी जो टिप्पणी का प्रकार है इसको आपको समझना ज़रूरी है और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिप्पणी के 5 प्रकार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।